So in previous lecture, we talked about the differences between solid, liquid and gases. As we discussed about these properties of solid, liquid, gases, how they differ in the each properties, melting, boiling point, density and any other factors. Okay, now today we are going to discuss about the diffusion. So what do you mean by diffusion? Generally diffusion क्या होता है, कहाँ अकर होता है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे पहले. ठीक है. तो अगर सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात करें तो उसमें क्या हमें मेन चीज़ की याद रखनी थी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वो हम यहाँ पे इसके पार्टिकल जो होते थे इसके बेसिस पे हम यहाँ पे ईजिली बता सकते थे. सपोज इसमें पार्टिकल्स क्या थे, ठीक है. इंटर पार्टिकल, इनके पार्टिकल से पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कहते थे. तो ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इस सॉलिड के केस में क्या होती थी, बहुत कम. तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जब कम होती थी तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता, ज़्यादा होता था. तो इसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और इनका स्ट्रक्चर रिजिड होगा. ठीक है. इन केस ऑफ लिक्विड क्या होता था, जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती थी, थोड़ी ज़्यादा. तो जिससे इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता था, कम. तो इसकी वजह से जो इसके अंदर क्या होगा, एक इसको हम कंप्रेस कर सकते थे. कोई इसका डेफिनेट शेप नहीं होता था बट वॉल्यूम क्या होता था, डेफिनेट. इन केस ऑफ गैसेस द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज. दैट्स वाई दे हैव वीकेस्ट intermolecular force of attraction and they can easily flow. Now if they can easily flow, so they can intermix with each other particles very easily, and that is the diffusion. Clear? So diffusion is the what property of the any constituent particles. The spontaneous intermixing of gases is called diffusion. क्या होगा, जो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग होगी ना पार्टिकल्स की, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन. ठीक है. तो डिफ्यूजन क्या होगा, जो भी इंटर पार्टिकल की मिक्सिंग होगी, इंटरमिक्सिंग स्पॉन्टेनियस, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन. जो ये डिफ्यूजन होगा ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन होगा. डिफ्यूजन अकर्स ऑलवेज व्हाट, हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन. जैसे मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या है यहाँ पे सपोज मेरे पास क्या है, एक कंटेनर ले लेता हूँ. ठीक है. इसको मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया. क्लियर. और ये हमने इसको क्लोज कर दिया. जब क्लोज किया तो इसके अंदर क्या था, ये सपोज ये कुछ, और इसके अंदर हमने वैक्यूम लगा के तो एयर के पार्टिकल्स यहाँ से निकाल लिए. अब इसके अंदर हमें दिख रहा है ये पार्टिकल्स क्या है, ज़्यादा है, इधर कम है. मीन्स इसकी हम कह सकते हैं क्या है, ये हाई कंसंट्रेशन और ये क्या है, लो कंसंट्रेशन. तो ये सपोज ये जो हमने यहाँ पे डिवाइडर लगाया था, इसको मैं जैसे यहाँ से सपोज मैं इसमें क्या कर दूँ, इसको स्लिट यहाँ से पार्शली ग्रिड कर देते हैं. ओके. परफोरेटेड हो गया अब ये. तो जब ये परफोरेटेड होने के बाद मीन्स इसके अंदर कुछ लिटिल टिनी होल्स हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये इधर की तरफ मूव करने लग गए इस परफोरेशन के थ्रू. इट मीन्स ये क्या है, हाई कंसेंट्रेशन रीजन टू लो कंसेंट्रेशन रीजन हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं. तो बस यही फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है, डिफ्यूजन. तो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज इज कॉल्ड डिफ्यूजन. क्लियर है? ओके. तो अब बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की. जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरमिक्सिंग की बात हो रही है, तो इन केस ऑफ गैसेस क्या था, यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा थी. तो ईजिली दूसरे गैस का पार्टिकल यहाँ पे ईजिली आके क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई. इट मीन्स इंटरमिक्सिंग इन केस ऑफ गैसेस क्या होगी, ईजी. तो सबसे ज़्यादा रेट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गैसेज में, देन लिक्विड में, देन सॉलिड में. ठीक है. ये रेट होगा. एग्जाम्पल जो होते हैं हम डेली लाइफ में भी एग्जाम्पल देखते हैं इस चीज़ का. जैसे क्या होता है, हाँ, जो भी किचन में अगर सपोज खाना होता है, ठीक है, वो अगर ठंडा फूड है
तो वो क्या होगा, उसकी स्मेल हमें इतनी दूर तक नहीं आएगी कि हम दूसरे कमरे में अगर बैठे हैं तो वहाँ तक उसकी स्मेल नहीं आएगी। बट वो जैसे ही उसके पास जाएंगे तो हमें उसकी स्मेल आएगी। ठीक है, इट मीन्स उसके नियर जाने पे हमें डिस्टेंस उसकी खुशबू आई। बट वहीं पे अगर गर्म खाना बन रहा है, जस्ट अभी प्रिपेयर हुआ है, तो उसकी स्मेल जो होगी हमें दूसरे बैठे कमरे में भी उसकी स्मेल आ जाती है ईजिली। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द डिफ्यूजन। क्या होते हैं इसके अंदर? जो पार्टिकल्स होते हैं एरोमा के, एरोमा मतलब जो इसकी फूड पार्टिकल्स की जो स्मेल होती है वो मिक्स हो जाते हैं पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ। एंड ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ दीज पार्टिकल्स द स्मेल क्विकली रीचेस अस। ओके, अब जो रेट होगा डिफ्यूजन का वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। तो इसलिए जो होगा गर्म खाने की स्मेल हमें दूसरे कमरे तक आ जाती है, बट ठंडा खाना हमें उसके करीब जाना पड़ता है तब जाके उसकी स्मेल आती है। इट मीन्स ये डिफ्यूजन हम कह सकते हैं कि किस पे डिपेंड कर गया? टेम्परेचर पे, क्योंकि हॉट फूड में टेम्परेचर हाई रहा होगा और कोल्ड फूड में टेम्परेचर लो, तो इट मीन्स जो डिफ्यूजन होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। सो हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जो जिसपे जो डिफ्यूजन का रेट है वो डिपेंड करेगा। सो लेट अस टॉक अबाउट द फैक्टर्स on which the rate of diffusion depends. Rate of diffusion depends on, first one is what? Temperature. Second one is pressure and third one is density. अब ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो पता होगा। अगर मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन, सपोज मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ये इंक्रीज करूं, ठीक है, और इसके साथ टेम्परेचर भी, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाए। इट मीन्स इनके बीच कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली। और अगर सपोज मैं ये कह दूं कि प्रेशर है, इसके इंक्रीज करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो भी इंक्रीज हो जाए, तो ये कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली। और अगर ये डेंसिटी जो है इसके डिक्रीज करने से, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज कर जाए, तो ये कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली। तो इसको 1/, क्लियर है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये इन्वर्सली ऐसे लिख सकते हैं या फिर 1/d कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में किस तरह से डिपेंड करेगा। तो जो डिफ्यूजन होगा वो टेम्परेचर इंक्रीज करने, अभी जो हमने फूड वाला एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग क्या था? टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हुआ था। ये फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर था प्रेशर। अब प्रेशर इंक्रीज करोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये 2 कंटेनर थे, ठीक है, इस कंटेनर में क्या है? ये गैसेस हैं, क्लियर। अब सपोज इसको मैंने बीच में से कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा? अगर सपोज मैं इस स्लिट को, ठीक है, इस स्लिट को हटाऊं और इसको मैं कंप्रेस करूं, ठीक है, कंप्रेस करने पे क्या होगा? इसका प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा? इनके जो पार्टिकल्स होंगे इंटरमिक्सिंग, वो क्या होगी? जल्दी या स्लो? ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज होगी। तो उस केस में हम कहेंगे क्या? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली होगा। मीन्स प्रेशर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? थर्ड फैक्टर डेंसिटी। अब पहले डेंसिटी को जानते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा डेंसिटी के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से। डेंसिटी हमने पहले भी डिफाइन किया था, क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। मीन्स एक वॉल्यूम के अंदर उसका कितना मास ऑक्यूपाई हो सकता है, वो होगी हमारी डेंसिटी, ठीक है। तो क्या होगा अगर सपोज अब D इक्वल टू m/v, मीन्स अगर क्या कहते हैं कि जितना यूनिट मास है, सपोज मास इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू, क्या कर दे, मास और वॉल्यूम इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में
और वॉल्यूम इक्वल टू मास है, तो मास बाई मास दैट इज इक्वल टू 1। तो मीन्स किसी सब्सटेंस की अगर डेंसिटी 1 है तो उसके अंदर उसका मास इक्वल टू वॉल्यूम होगा। क्लियर है? अगर डेंसिटी 1 है तो उस केस में उसका मास जो होगा इक्वल टू किसके होगा? वॉल्यूम के। तो उस केस में हम कह सकते हैं क्या, जो 1000 ग्राम है वो इक्वल टू होगा 1000 ml के, उस केस में। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू, जिसमें डेंसिटी क्या है, मास और वॉल्यूम क्या हो, इक्वल हो। अब देखो डेंसिटी, अगर सपोज मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, उसे समझते हैं। मैंने लिया 1 kg कॉटन एंड 1 kg आयरन। 1 kg कॉटन मैंने सपोज किया इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर गया, ठीक है। 1 kg आयरन लिया, 1 kg आयरन ने सपोज इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया और 1 kg आयरन था। अब दोनों ही मास तो दोनों का कितना है? 1 kg, ठीक है। बट वॉल्यूम क्या हुआ? इसने तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो अब दोनों में से हमें बताना डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी। इसका क्या है, सपोज मैं चलो यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज इसने हाँ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया 20, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब कह देते हैं, वॉल्यूम है तो 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसने ऑक्यूपाई किया सपोज 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इसने 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसने 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब बात करते हैं डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास तो कितना है? 1000 ग्राम अपॉन में 200। वॉल्यूम कितना था? 200 सेंटीमीटर क्यूब। कैंसल आउट 5। यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट हमने किस में ली? ग्राम में। 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इसकी आ गई 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस केस में देखो डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास कितना? 1 kg, वही 1000 ग्राम। वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 50। तो इसकी डेंसिटी आ गई 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में 50 ग्राम आएगा और ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 ग्राम आएगा। इट मीन्स कौन ज़्यादा डेंसर हो गया? आयरन। क्लियर है? तो जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इट मीन्स इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो टाइटली कॉम्पैक्ट थे। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसके अंदर टाइटली कॉम्पैक्ट रहे होंगे, तभी तो उसका जो मास है वो एक यूनिट वॉल्यूम में क्या है? ज़्यादा है। तो इस फैक्टर को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, जो डेंसिटी होगी उसके इंक्रीज करने से क्या होगा, उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होना चाहिए? डिक्रीज। क्योंकि आयरन में यहाँ पे मिक्स होना वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो हैवियर गैसेज होंगी, ओके, उनकी क्या होगी? रेट ऑफ डिफ्यूजन लो होगा, और जो हाँ लाइटर गैसेज होंगी उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? हाई होगा। क्लियर है? तो ये फैक्टर होगा। यहाँ पे डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो होगी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है? तो ये होगा यहाँ पे फैक्टर्स जो हम डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे डेंसिटी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस थे, उस चीज़ को देखते हैं। लाइक 1 kg शुगर एंड 2 kg शुगर डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर। किसका यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी? 1 kg शुगर है एंड 2 kg शुगर है, ठीक है। इस बार हमने क्या रखा? वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, मास को वेरी किया। तो जब मास को वेरी किया तो क्या होगा? जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, ठीक है। तो बी केस में क्या होगी? डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए। अब कुछ हम प्रीवियस क्वेश्चन डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर्स इन सॉलिड विच हैज मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन। मैक्सिमम किस में था? गैसेज में। विच हैज हाइएस्ट डेंसिटी? वाटर, ऑयल, कॉटन, आयरन। आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिक्रीज इन डिफ्यूजन? डिक्रीज इन डिफ्यूजन कौन सा फैक्टर होगा? टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा? इंक्रीज होता था डिफ्यूजन, ठीक है। एंड प्रेशर के बढ़ाने से डिफ्यूजन इंक्रीज होता था।
डेंसिटी के घटाने से वहाँ पे क्या होता था, डिफ्यूजन इंक्रीज होता था। इट मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन डिफ्यूजन, इंक्रीज इन डेंसिटी, डिक्रीज इन डिफ्यूजन। तो डिक्रीज इन डिफ्यूजन है तो इंक्रीज इन डेंसिटी। लिक्विफिकेशन कैन बी डन बाई, लिक्विफिकेशन क्या होगा, बाई अप्लाइंग प्रेशर। सो लिक्विफिकेशन कैन बी डन बाई अप्लाइंग प्रेशर। अभी इस फैक्टर को पढ़ेंगे। हाँ, एनर्जी पोजेस्ड बाई पार्टिकल्स ड्यू टू द मोशन इज नोन एज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन केस ऑफ, रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेज, लिक्विड, सॉलिड। फ्लूइडिटी गैसेज, लिक्विड, सॉलिड। रिजिडिटी सॉलिड, लिक्विड, गैस। डेंसिटी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये कुछ ऑर्डर्स होंगे जो हम इन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड कर सकते थे। अब बात आती है इंटर कन्वर्जन स्केल की, टेम्परेचर के इंटर कन्वर्जन की। तो टेम्परेचर के जनरली हमने 3 यूनिट्स देखी थी है, दैट इज डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ओके, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, they all can interrelate with each other. How? As we know that degree Celsius is equal to what? We can convert degree Celsius into Kelvin, degree Celsius into degree Fahrenheit. Okay, all these conversions can be done. So what is the formula for these conversion? Okay, if we convert degree Celsius into Kelvin, then we have to do Kelvin equal to degree Celsius plus 273. ये हो जाएगा केल्विन। ठीक है, वट डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू क्या आ जाएगा, केल्विन। अब देन डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो क्या कर सकते हैं, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, और यहाँ से हम डिग्री सेल्सियस भी निकाल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32। ओके, सो ये रिलेशन होगा यहाँ पे बिटवीन दी टेम्परेचर्स यूनिट। ओके, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो दैट इज हाउ वी कैन रिलेट इट। क्लियर है? सो लेट अस नाउ take a conversion scale. For example, as we know that freezing point of water is 0 degree Celsius. So what will be in Fahrenheit and Kelvin? Okay, so let us take it. 0 degree Celsius. So first of all we have to convert it to 0 degree Celsius to Fahrenheit. So Fahrenheit equal to 9/5 into में 0 plus 32. ये क्वांटिटी 0 इक्वल टू 32. इट मीन्स डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज केल्विन। केल्विन में क्या कर सकते हैं, केल्विन के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना हुआ, 0 प्लस 273 इक्वल टू 273 केल्विन। क्लियर है? तो इस तरह से कुछ इंटर कन्वर्जन हम कर सकते हैं ईजिली। अगर सपोज ये आ जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में, यहाँ से केल्विन और डिग्री सेल्सियस का है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में एंड डिग्री सेल्सियस को देन 273 ऐड करके केल्विन में। तो दैट इज हाउ वी कैन कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन स्केल। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू केल्विन। सो हाउ, as we know that degree Celsius equal to 5/9 into में 90 plus 32. Okay, so cancel it out, 10 10 5 50, 50 plus 32 82 degree Celsius equal to 82 and Kelvin scale will be equal to 82 plus 273, that will be equal to 275 plus 80, 355 Kelvin. So 90 degree Fahrenheit in Kelvin is equal to 355 Kelvin. So that is how we can interconvert temperature units into each other. So now we are moving to the interconversion of matter. Okay, means how solid can be converted into liquid and liquid can be converted into gas, or gas can directly converted into solid, or solid can directly converted into
गैस। सो देर इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। लाइक एग्जाम्पल हम लेते हैं आइस का। आइस जो होगी सॉलिड फॉर्म में भी है, अगर हम उसको मेल्ट करते हैं तो वो किस में, लिक्विड फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। एंड अगर उसको बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, तो वो किसकी फॉर्म में हो जाएगी, स्टीम, जो कि गैस है स्टेट। इट मीन्स एक स्टेट ऑफ मैटर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में, एक कोई भी मैटर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर सकता है। तो उस चीज़ को हम देखेंगे वाया द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर।